नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। आज हम आपको इस विशेष कार्यक्रम में 5 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं। तो 5 तस्वीरें आप देख लीजिए सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बताएंगे मध्य प्रदेश में बजट सत्र और निकाय चुनाव से पहले कैसे बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। दूसरी खबर में मध्य प्रदेश की ही बात होगी जहां अफसरों की पोस्टिंग को लेकर गृह विभाग और पीएचक्यू आमने सामने आ गए हैं। तीसरी खबर मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए राहत देने वाली है। चौथी खबर में बात होगी छत्तीसगढ़ की जहां जांजगीर जिले में एक दबंग महिला ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लिया है। और पांचवी खबर कांकेर से जहां नांदनमारा गांव में धूल की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव और के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने विधायकों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही हैं। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों का कैंप बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में लगाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर पहले 12 और 13 फरवरी को पचमढ़ी में आयोजित होना था, लेकिन वैलेंटाइन डे की वजह से पचमढ़ी में सभी होटल्स और रिजॉर्ट पहले से ही बुक हैं। ऐसे में पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर में बदलाव करते हुए इसका आयोजन 12 और 13 फरवरी को उज्जैन में कराने का निर्णय लिया। 12 और 13 फरवरी बीजेपी के सभी विधायक उज्जैन में एकत्रित होंगे। यहां विधायकों को निकाय चुनाव और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए कहा गया है। ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक सभी विधायक पहली बार बीजेपी के किसी औपचारिक प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। ये प्रशिक्षण वर्ग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के नेतृत्व में आयोजित होगा। वहीं कांग्रेस विधायकों की बैठक पर्यटन नगरी खजुराहो में होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अब तक बैठक की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस इस बार नगरीय निकाय चुनाव में पूरी ताकत लगाती नजर आ रही है। ऐसे में विधानसभा सत्र से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में होने वाली विधायकों की इस बैठक में बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी, जबकि विधायकों को जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा किसान आंदोलन पर भी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण दोनों ही पार्टियों के लिए सत्र से पहले भी तैयारी करना और निकाय से पहले भी अपने विधायकों को तैयार करना, यूं कहें कि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रिपेयर करना कि कैसे उन्हें अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाना है। तमाम तरह की चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, कैसे देखा जाए इन दोनों पार्टियों का जो ये टूर होगा? एक तो प्रशिक्षण वर्ग करने की तैयारी में है, यानी पुराने जो नए जो विधायक जुड़े हैं यानी सिंधिया समर्थक, उन्हें भी समझाना होगा कि पार्टी की रीत नीति और संगठन की पॉलिसी क्या है। और उसके अलावा कांग्रेस का भी हम देखें तो खजुराहो पर्यटन स्थल पर वो जाएंगे और तैयारी करेंगे कि क्या कुछ आगे उनकी रणनीति होगी। मनोज जी। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी में प्रशिक्षण की परंपरा नई नहीं है। उसके पहले भी पचमढ़ी में अधिकतर बीजेपी के इस तरह के शिविर लगते रहे और शिवराज सिंह की चौथी पारी के बाद जब वी डी शर्मा अपने पहले कार्यकाल में इस तरह के उन्होंने कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। पहले मंडल स्तर तक बीजेपी ने 1000 मंडलों तक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता भी पहुंचे थे प्रशिक्षण देने। इसके बाद दूसरा एक प्रशिक्षण शिविर सीहोर में लगा था, एक रिसोर्ट में, जिसमें सारे जो जिलाध्यक्ष थे पार्टी के उनको प्रशिक्षित किया गया था और बीजेपी के पदाधिकारी। अब क्योंकि टीम बीडी अभी नई बनी है, 3 दर्जन से ज्यादा उसमें पदाधिकारी है, जिसमें उपाध्यक्ष है, मंत्री है, प्रदेश महामंत्री है, महासचिव, इनके साथ साथ जो नए बीजेपी के विधायक और पुराने, तो इन सारे लोगों को लगभग 150 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर पहले पचमढ़ी में आयोजित होना था, लेकिन वैलेंटाइन डे के कारण वहाँ होटलें मिली नहीं, इसलिए इसको शिफ्ट करते हुए पहले शिविर 13-14 को होना था, 12 और 13 तारीख को शिविर उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही उनसे फीडबैक लिया जाएगा विधायकों से कि उनके क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि हमने अभी गुजरात में देखा है कि गुजरात में उन्होंने जो 3 बार से ज्यादा के जीतने वाले थे उनके टिकट काट दिए, जो किसी विधायक सांसद के निकट संबंधी थे उनको टिकट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो 60 साल की उम्र के पार कर गए उनको नगरीय निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। इस क्राइटेरिया के शिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी भी हो गई, जिनका टिकट काट दिया गया, जिनको टिकट ही नहीं दिया गया है। तो इसी किसी एक तरह के फार्मूले पर भी इस बैठक में विचार किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है।
10 तारीख को जो अभी खबरें आ रही है कि 10 तारीख को ये बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें राय ली जाएगी। कांग्रेस ने अपनी तरफ से कमेटियों का गठन कर दिया है, जिसमें मौजूदा जिलाध्यक्ष के साथ विधायक, पूर्व सांसदों को रखा गया और वही कमेटी तय करेगी कि किसको टिकट दिया जाए। कांग्रेस अभी लगातार ये दावा कर रही है कि इसमें भाई भतीजावाद को स्थान नहीं मिलेगा और 50% युवाओं को टिकट देकर आगे किया जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस में हमने देखा कि इस प्रकार के क्राइटेरिया पहले ही बनते रहे, लेकिन उसका सख्ती से पालन होता नहीं। लेकिन इस बार जिस प्रकार का टफ मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं। पिछली बार जो 16 के 16 नगर निगम थे उसमें बीजेपी का कब्जा था, तो कांग्रेस को ऐसा उम्मीद है कि इस बार शायद वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी और उनमें से कुछ सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके साथ ही नगरीय निकाय में वो भी दमदारी से चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि कमलनाथ के पास भी आखिरी मौका है। क्योंकि अगर वो चुनाव नगरीय निकाय में उनके नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी तो फिर उन पर प्रदेश अध्यक्ष छोड़ने का दबाव भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई चुनाव हो और पार्टी को रणनीति बनानी हो, तो पार्टी के आला नेता पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि कैसे भी करके उस चुनाव को फतेह किया जाए। और जब नगरीय निकाय चुनाव हैं और कांग्रेस में हम देखें तो कमलनाथ की साख एक बार फिर से दाव पर है, क्योंकि अभी मनोज जी बता रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी संकट आ जाएगा अगर नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई तो। मध्य प्रदेश में आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर को लेकर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय आमने सामने आ गए हैं। गृह विभाग ने एक पत्र गुरुवार को डीजीपी विवेक जौहरी को लिखा था, जिसमें कहा था कि डीजीपी को सीनियर अफसरों की पोस्टिंग करने का अधिकार नहीं है। इस पर डीजीपी का कहना था कि किसी भी अफसर का ट्रांसफर होने के बाद पीएचक्यू में प्रभार सौंपे जाने का आदेश किया जाता है। इसकी वजह यह है कि नई पोस्टिंग से संबंधित आदेश निकलने में समय लगता है। ऐसे में अफसरों को बिना काम के खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए मुख्यालय स्तर पर आदेश जारी कर अफसरों को कार्यभार सौंपा जाता है और उसके बाद गृह विभाग ये आदेश शासन स्तर पर जारी करता है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने डीजीपी को पत्र लिखकर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आईपीएस अफसरों के तबादले करने पर आपत्ति जताई है। पत्र में कहा गया है कि उन्हें आईपीएस के तबादले करने का अधिकार नहीं है। डीजीपी अगर चाहें तो सरकार को प्रस्ताव भेज सकते हैं, जिस पर राज्य शासन आदेश जारी करेगा। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने डीजीपी द्वारा जारी तबादला आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही उन्हीं पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति के नए सिरे से तबादला आदेश जारी किए। दरअसल 3 अफसरों की पोस्टिंग को लेकर पूरा विवाद है। डीजीपी ने 27 अक्टूबर 2020 को आईजी पुलिस मुख्यालय रहे साजिद फरीद शापू का ट्रांसफर आईजी एंटी नक्सल कर दिया। गृह विभाग की ओर से पीएचक्यू के आदेश को निरस्त कर दिया। नए सिरे से यह आदेश जारी किया गया। इसके बाद गृह विभाग के हाथ एक और आईपीएस का तबादला आदेश लगा, जिसमें एआईजी पीएचक्यू तरुण नायक का तबादला कमांडेंट 7वीं बटालियन विशेष सशस्त्र बल किया गया था। इस आदेश को भी सरकार ने निरस्त कर दिया। गृह विभाग को 1 फरवरी 2021 को पता चला कि 9 अक्टूबर 2020 को आईपीएस विवेक शर्मा का प्रशासन पीएचक्यू के पद पर पदस्थ किया गया। इस आदेश को भी सरकार ने निरस्त कर दिया। गृह विभाग की ओर से आदेश उसके बाद जारी किया गया। सूत्रों का कहना है कि तीनों अफसरों की कमलनाथ सरकार में प्राइम पोस्टिंग की गई थी, लेकिन शिवराज सरकार ने तीनों अफसरों को लूप लाइन में पदस्थ कर दिया था। और इस खबर को हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश जी, ये ऐसा मुद्दा है जिसे समझना काफ़ी टफ होता है और ऐसे में जब अधिकारों की बात हो, वो भी डीजीपी स्तर के अधिकारी के अधिकारों की बात, और फिर हम गृह विभाग का इंटरफेरेंस देखें, इस खबर को सबसे पहले हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए पारुल, 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक इंचार्ज होता है जिसको सीएस कहते हैं हम, सचिव, और एक पुलिस का मुखिया होता है उसे हम डीजीपी कहते हैं। डीजीपी को हालांकि उतने अधिकार नहीं हैं जितने कि सीएस को मिले हुए हैं और हमेशा हम आईएएस आईपीएस में ये टकराव देखते हैं, लेकिन ये अलग तरह का मामला है विभागों अधिकार से बाहर जाकर काम करने का। डीजीपी को डीआईजी तक के अधिकारियों के पीएचक्यू में प्रभार देने का अधिकार है कि और इससे वो उनको सिर्फ विभागों में प्रभार दे सकते हैं। पीएचक्यू से बाहर पोस्टिंग करने के अधिकार नहीं है। ये शासन को अधिकार है, सरकार करती है, गृह विभाग करता है, डीजीपी की सिफारिश पे करता है और जो तबादला बोर्ड है उसके आधार पर करता है। लेकिन डीजीपी ने यहाँ पे आईजी स्तर के 2 अधिकारियों को प्राइम पोस्टिंग दे दी पुलिस मुख्यालय में। एक को आईजी प्रशासन बना दिया, दूसरे को एंटी नक्सल का प्रभार दे दिया। एक एआईजी थे जो एसपी स्तर के अधिकारी होते हैं, तरुण नायक, उनको उन्होंने पीएचक्यू से बाहर बटालियन का इंचार्ज बना दिया, जबकि उनको पीएचक्यू से बाहर तबादले करने के अधिकार नहीं है। बाकायदा इसकी गाइडलाइन है। इनको लेकर सरकार ने आपत्ति ली। गृह विभाग के एसीएस ने
उनको उनके अधिकार बताए कि आपने ये गलत तबादले किए और निरस्त भी कर दिया। हम ये दूसरी तरफ हम देखें कि ये टकराव का मामला भी है आईएएस से आईपीएस का। जैसे पहले भी ये डीजी स्तर के अधिकारी ऐसे तबादले करते रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी सहमति रही है सरकार से, ये बाद में मोहर लग जाती है उसी तबादले पे कि, लेकिन उसमें होता ऐसा होगा कि दोनों की चर्चा हो जाती होगी, मुख्यमंत्री से समझौते बना लिया जाता होगा, उनको नॉलेज में ले लिया जाता होगा। इस मामले में डीजीपी चूक कर गए, उन्होंने ना गृह विभाग से इसमें सहमति ली, ना उच्च स्तर पर या मुख्यमंत्री तक से सहमति ली और तबादले कर दिए। इस कारण मुझे लगता है कि ये आदेश निकालना पड़ा या पत्र लिखना पड़ा एसीएस होम को। वैसे भी हम विवेक जौहरी की बात करें तो ये कांग्रेस शासन में डीजीपी बने थे। 30 सितंबर 2020 को इनको रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था 2006 में, उन्होंने कहा था कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी जो डीजीपी स्तर का होगा उसका कार्यकाल 2 साल तक होना चाहिए। वो 2 साल उसके रिटायरमेंट बचे होने चाहिए, 2 साल से अधिक के, तब उनको बनाया जाए या उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। इसी आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने उनका 6 माह का जो कार्यकाल था उसको 2 साल बढ़ा दिया गया था। तो अब वो मार्च 22 में रिटायर होंगे, जबकि उनको 30 सितंबर 20 में रिटायर हो जाना चाहिए। तो इससे एक तरह का पुलिस मुख्यालय में भी उनके प्रति माहौल बन रहा है। जो लोग डीजीपी बनने की रह गए हैं, चूक गए हैं उनके कार्यकाल बढ़ने से, उस कारण से भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से आईपीएस वर्सेस आईपीएस में ही अंदर विवाद है, और ये विवाद का ही कारण हो सकता है कि इस तरह से ये मामले झगड़े गृह विभाग के और पीएचक्यू के बाहर तक आए। पारुल। बिल्कुल ब्रजेश जी, अगर हम शॉर्टकट में ऐसे कहें कि डीजीपी क्योंकि कांग्रेस शासनकाल में नियुक्त हुए थे, अब और उनका कार्यकाल बढ़ गया है, अगर हम कोर्ट की बात करें तो जो आदेश आया था उसके बाद, तो सरकार अब किसी तरह का इंटरफेरेंस उनकी नियुक्ति में तो नहीं कर सकती, लेकिन उनके फैसलों को जरूर किसी न किसी तरह से अधिकारों का हवाला देकर उसे कैंसिल किया जा सकता है। और उसके बाद जब हम तालमेल की बात करें तो आपका कहना है कि पुराने अधिकारियों के बीच में तालमेल रहा होगा तभी ये नियुक्तियां हो पाई, लेकिन यहाँ तालमेल नहीं बैठा, इसीलिए उन तीनों अधिकारियों को फिर बाद में लूप लाइन में डाल दिया गया। बिल्कुल, जिस तरह से इस मामले में पारुल डीजीपी का कहना है कि कोई भी अधिकारी का ट्रांसफर पीएचक्यू में होता है, फील्ड पोस्टिंग से उनकी सीधी सरकार पीएचक्यू में पोस्टिंग करती है। पीएचक्यू में वो प्रभार देते हैं कि यदि कोई डीआईजी वहाँ पीएचक्यू पदस्थ हुआ तो उसको आपको एंटी नक्सल में लगाना है, प्रशासन में देना है, सीआईडी में देना है, कोई सी विभाग जो है वहाँ पे उनको प्रभार दे सकते हैं। लेकिन उसके भी बाकायदा अधिकार है डीजीपी को, वो डीआईजी रैंक तक के अधिकारियों को प्रभार दे सकते हैं, आईजी रैंक के नहीं। यहाँ उन्होंने 2 आईजी स्तर के अधिकारियों को प्रभार दिए और पुलिस मुख्यालय से बाहर एक एसपी स्तर के अधिकारी का तबादला कर दिए, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसको कहीं ना कहीं गृह विभाग से आदेश जारी होते हैं, वो डीजीपी की राय और उनके समन्वय से तालमेल बनाकर होते हैं। इस कारण पहले जो तबादले हुए थे वो डीजीपी ने सहमति ले ली थी और उसको बाद में उसी तबादले पे डीजीपी के फिर सरकार मोहर लगा देती है। यहाँ लगता है कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव है 2 विभागों में, खासकर बड़े स्तर पर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के स्तर पर। तो ये देखने को मिल रहा है कि दोनों में सामंजस्य नहीं है, या तो कोई क्या वजह है दोनों में टकराव की, जो इस तरह से आदेश जारी किए एक विभाग ने, दूसरे ने निरस्त कर दिए। लेकिन दोनों पर ही लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है ब्रजेश जी। अगर इसी तरह से तालमेल नहीं रहा और आगे कोई बड़ा हमने घटनाक्रम देखा मध्य प्रदेश में, तो ये जो तालमेल नहीं है इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा मध्य प्रदेश को। बिल्कुल पारुल, यदि ये तालमेल नहीं रहेगा तो एक मैसेज जाता है, फिर जो अधिकारी काम कर रहे हैं जिनके अधीनस्थ हैं वो फिर किस तरह से उन पर लगाम कसेंगे। डीजीपी यदि इस तरह से उनके आदेशों को निरस्त किया जाएगा तो फिर वो सरकार से अप्रोच करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2 ऐसे पावरफुल सेंटर बन जाते हैं जिनके कारण अधिकारियों में बंटवारा हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के विवाद से निश्चित तौर पर काम में प्रभाव पड़ेगा और कानून व्यवस्था की स्थिति में भी असर देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो अगर 2 डिपार्टमेंट में, फिर चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनमें अगर तालमेल ना बैठे तो काम पर तो प्रभाव पड़ता ही। और वो डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ है डीजीपी और दूसरी तरफ है गृह विभाग। इन दोनों में अगर तालमेल नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर पर इसका फर्क पड़ सकता है आने वाले समय में, जिससे सरकार को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं पुराने पैटर्न से ही होंगी। आपको बता दें, इस बार नए पैटर्न से परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन अब एमपी बोर्ड ने स्पष्ट
किया है कि बोर्ड परीक्षाएं पुराने पैटर्न पर होंगी। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने निर्णय लिया है कि पुराने पैटर्न से ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ली जाएंगी। दरअसल पिछले महीने ही बोर्ड ने परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया था, लेकिन राज्य शासन ने उन्हें निरस्त कर दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अधिनियम की धारा 9 के तहत नए बदलाव को निरस्त किया है। सूत्रों का कहना है कोरोना संक्रमण के कारण नियमित कक्षाएं नहीं लगने से पढ़ाई पर असर हुआ है, जिस कारण से नए पैटर्न से परीक्षा कराने की जगह पुराने पैटर्न से ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। वहीं एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 15 मई तक चलेंगी। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से 18 मई तक चलेंगी। एमपी बोर्ड ने छात्रों की ये गलतियां सुधारने को लेकर भी विकल्प दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षा आवेदन पत्र में 5 फरवरी 2021 से ऑनलाइन संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो एक अच्छी खबर है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि देखिए, एक तो कोरोना काल में पढ़ाई किस तरह से हुई है आप सभी जानते हैं। ऑनलाइन क्लासेस या फिर स्टार्टिंग में तो हमने देखा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि बच्चों को कैसे घर पर ही शिक्षा दी जा सके, तो तब तक तो कोई विकल्प ही नहीं सूझ रहा था। और उसके बाद ऑनलाइन स्टडीज़ का भी अगर स्टार्टिंग हुई तो वैसी पढ़ाई नहीं हो पाई जैसे स्कूलों में गुरु अपने शिष्यों को देते हैं। जैसे तैसे कोर्स कंप्लीट करवाया गया। अब बोर्ड परीक्षाओं की तारीख भी आ गई है, टाइम टेबल्स भी आ गए हैं, लेकिन जैसे कि पहले सत्र में डिसाइड किया गया था कि जो नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे उनमें नए पैटर्न को लागू किया जाएगा, लेकिन चूंकि जो स्टडीज़ है, जो पढ़ाई है, वो बच्चों की अच्छे से नहीं हो पाई कोरोना काल में, इसलिए पुराने पैटर्न को ही दोबारा इस बार लागू किया जा रहा है। फिलहाल नए पैटर्न पर अमली जामा नहीं बनाया गया है, यानी जो बच्चे परीक्षा देंगे वो पुराने पैटर्न पर ही देंगे। देखिए, जब 10th और 12th के एग्ज़ाम्स होते हैं तो अलग अलग सेट्स बनते हैं, उनके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, और अब वापस उसी पैटर्न पर ही तमाम चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन जैसे कि कोरोना काल है और हमारे जो एजुकेशन से भी जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी ध्यान रखना है कि भले ही किसी भी तरह की परीक्षाएं हों, 2 गज की दूरी अभी भी रखना ज़रूरी है। इसलिए अलग अलग जो स्टूडेंट्स को बिठाला गया है उनको दूरी पर बिठाला गया है। किसी तरह से जो गाइडलाइंस हैं, कोरोना गाइडलाइंस हैं, उनका पालन हो। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराने की बात कही जा रही है। यानी पैटर्न में बदलाव नहीं, लेकिन व्यवस्थाओं में, सिटिंग अरेंजमेंट्स में ज़रूर बदलाव हो सकता है। और अगर इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की परीक्षाएं भी अच्छे से हो जाती हैं, बच्चों पर अलग से किसी नए पैटर्न का लोड, क्योंकि देखिए जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, जब वो बोर्ड परीक्षाओं, जब वो इस क्लास में पहुंचते हैं तो उन्हें जो पढ़ाने वाले उनके गुरुजी होते हैं, उनके टीचर्स होते हैं, वे कहते हैं कि पुराने पेपर्स को स्टडी करो, पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सॉल्व करना शुरू करो, जिससे उन्हें आइडिया हो जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह का पैटर्न होता है, किस तरह के MCQs आते हैं, या उसके बाद किस तरह से उन्हें शॉर्ट आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स टाइप लिखना होता है। तमाम चीज़ें उस क्वेश्चन पेपर में मेंशन होती हैं। तो इसे किसी तरह से अब बदला नहीं जाएगा। जिस तरह से पैटर्न पहले था वैसा ही पैटर्न इस बार स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जांजगीर जिले से सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत खोखरा में भू माफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा और किसी ने नहीं बल्कि बालकों की रहने वाली एक दबंग महिला ने किया है, जिसने धाराशिव मोड़ पर कीमती जमीन पर दुकानें बना ली हैं। ऐसा नहीं है कि मामले की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं है। प्रशासन ने कई बार अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस भी दिया, लेकिन अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह से भूमाफिया प्रशासन के नोटिस को नजरअंदाज करते हुए लगातार निर्माण कर रहे हैं। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही SDM ने नायब तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया, लेकिन देखना यह होगा कि नायब तहसीलदार अब क्या कार्रवाई करते हैं। शिकायत अभी संज्ञान में आया है, तो नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसकी जांच करें और अगर ऐसा पाया जाता है तो उसे रोक लगा के नियमानुसार फिर कार्रवाई करें। तो अवैध कब्जे लगातार यहां बढ़ते जा रहे हैं। जांजगीर की हम बात कर रहे हैं, जहां ग्राम पंचायत खोखरा में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और यहां पर दुकानों का निर्माण हो गया है। दबंग महिला है जिन्होंने कब्जा किया है, बालकों की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है। धाराशिव मोड़ पर कीमती जमीन है सरकारी, जहां पर उन्होंने दुकान बना ली है। जानकारी देंगे जितेंद्र, संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है।
अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बार बार नोटिस देने के बाद भी ये जमीन को खाली नहीं करवा पा रही सरकार। पीछे से वजह क्या देख रहे हैं? जी पारुल जी, मैं बता दूं कि जांजगीर तहसील का ग्राम खोखरा का ये पूरा मामला है, जो कि घास जमीन में अवैध बेजा कब्जा कर लिए हैं ग्रामीणों के द्वारा। कुछ ग्रामीणों के द्वारा ऐसा बेजा कब्जा कर दिया गया है कि एसडीएम के द्वारा पूर्व में इसको नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद कई बार इनको सूचना भी दिया गया था कि आप लोग जमीन से अतिक्रमण हटा दिया जाए। फिर भी बता दी इन लोग की दबंगाई इतनी हो गई है कि जमीन को कब्जा करके रखे हैं। प्लस ऐसा है कि अधिकारियों को ही चमकाने में इन लोग जुड़ जाते हैं। और बता दें कि इसमें एसडीएम अभी तत्कालिक में भी फिर नोटिस जारी किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एसडीएम मैडम नोटिस जारी करती तो है, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद भूल जाती है वो। लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि इसमें प्रशासन की भी गलती है, जो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार देख रहे हैं भू माफिया इसमें अवैध लगातार हर जगह कब्जा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पर अब कार्रवाई होना शुरू हो गई है जितेंद्र, तो क्या प्रशासन के संज्ञान में मामला होने के बावजूद भी इन्हें बख्शा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है? सरकारी जमीन जो कीमती जमीन है उसका बट्टा बैठाया जा रहा है। सवाल तो ये भी कि क्या जिस महिला का नाम लिया जा रहा है जिसने जमीन पर कब्जा किया है, कोई किसी बड़े रसूख से ताल्लुकात रखती है, जिस वजह से ही इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी? जी बता दूं, पूर्व कलेक्टर यहाँ जनक प्रसाद पाठक जी थे, उसने भी नोटिस जारी करवाया गया था एसडीएम के थ्रू। लेकिन बता दें जो महिला है वो दबंगाई करती है और अधिकारियों के साथ बदसलूकी करती है। इसकी वजह से अधिकारी भी इसमें शांत नजर आते हैं और कहीं न कहीं इसमें सांठगांठ भी नजर आ रहा है, भ्रष्टाचार का भी नजर आ रहा है। इसमें कहीं न कहीं जेब भरने के चक्कर में वो हटाया नहीं जा रहा है अतिक्रमण। ना सिस्टम में बैठे अधिकारी, अगर महिला भले ही कितनी दबंग हो या कोई भी पुरुष कितना भी दबंग हो, अगर आप पावर में हैं, आप अधिकारी हैं, तो किसी भी दबंग के सामने इस तरह से खुद धराशायी हो जाएंगे, खुद घुटने टेक देंगे, तो भला तंत्र में बैठकर उनका काम क्या है? फिर डर गए क्या? जी मैं बताना चाहूंगा, इसमें साफ बात है कि एसडीएम मैडम इसमें नोटिस जारी करती तो है, नोटिस जारी करने के बाद बिल्कुल ही भूल जाती है, इसमें कोई ध्यान नहीं देते हैं। लगातार कलेक्टर साहब के भी निर्देश का पालन नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि इसमें शासन पूरा लापरवाही बरत रही है। लापरवाही के कारण बेजा कब्जा आज भी हटाया नहीं जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है चौक चौराहा भी बेजा कब्जा किया जाता है, लेकिन कुछ ही दिन में बेजा कब्जा हटाया जाता है, उसके बाद फिर उसमें अतिक्रमण हो जाता है। यानी कहीं कहीं देखा जाए कि प्रशासन की इसमें बड़ी लापरवाही है, जो एक बेजा कब्जा भी नहीं हटा पा रही है। बिल्कुल, कब्जा नहीं हटा पा रहे हैं, नोटिस देकर भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए जितेंद्र। जांजगीर का ये मामला है जहां जमीनों पर अतिक्रमण करना, जमीनों पर कब्जा करना ये आम हो चुका है। एक महिला दबंग से डर जाते हैं वहां के अधिकारी, नोटिस तो जारी करते हैं लेकिन उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती। और बताया जाता है कि जमीन पर नोटिस देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई खाली करवा पा रहा है। ऐसे देखना है आगे प्रशासन किस तरह से एक्टिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांकेर में नांदमारा गांव में धूल की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने 3 घंटे तक बाईपास रोड पर चक्का जाम किया। ग्रामीणों का कहना है सड़क पर धूल की समस्याओं से परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। रोड में पूरी तरह डामरीकरण नहीं होने से सिर्फ धूल ही धूल उड़ती है, जिससे अस्थमा और सांस की बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार ठेकेदार से लेकर आला अधिकारियों तक गुहार लगाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद मजबूरन सड़क पर उतरकर चक्का जाम करना पड़ा। हालांकि चक्का जाम की खबर लगते ही तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। साथ ही सड़क पर रोजाना पानी डालने की बात कही गई। इसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया है। नाक, कान, श्वास में हानि पहुंच रहा है और हमारे सोने बैठने खान दान से लेके हानि प्रकार से आ रहा है हमारे शरीर पर। धूल के कारण ही आ रहा है, हमारे कोई जानकारी नहीं है, सब चीज हमारे शरीर पर नहीं है। ये धूल के कारण हमको बहुत परेशानी। धूल के लिए चक्का जाम किए हैं, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे धूल है तो क्या क्या परेशानी होता है? अस्थमा होने का डर है, तो कोरोना था उतना नहीं डर था, अभी धुआं की वजह से इतना डर है हमको। तो यहाँ से बच्चों लोगों को इतना परेशानी हो रही है, देने के बाद पूरा हमारे गांव में आके देख सकते हैं जिसको अगर परेशानी है वो। कि इससे पहले उच्च अधिकारियों को आपने ज्ञापन हम लोग दिए थे, उसको भी लिख कर दिए थे, कलेक्टर तक गए हैं हम लोग, लेकिन वो कुछ सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए हमको चक्का जाम करना पड़ रहा है। जायज है लोगों की चिंता, धूल भरी सड़कें हैं। लोगों का कहना है कि ये जो कण हैं धूल के
ये अगर बॉडी में जाते हैं, शरीर में जाते हैं, तो अस्थमा, न केवल अस्थमा बल्कि कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां भी शरीर में घर कर सकती हैं। और ऐसे में उनकी तरफ से इस बाईपास को जाम किया गया, लेकिन इनके बाईपास को जाम करने के बाद कौन इनकी सुनता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।